हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के इसी बायो क्लासेस में। और मैं नितिन वर्मा आपको आज पढ़ाता हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम आज चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है, या रिप्रोडक्शन में कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है। एक तो है टू टाइप्स का होता है। एक तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये देखते हैं। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, मतलब कोई संतान उत्पन्न होती है, वो भी किससे, एक सिंगल पेरेंट से, अकेले सिंगल पेरेंट से एक संतान का उत्पन्न होना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट सिंगल पेरेंट से ही संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, या फिर साथ में गैमीट की फॉर्मेशन भी होगी। पेरेंट से गैमीट बनेंगे और गैमीट से ऑफस्प्रिंग की या संतान की उत्पत्ति होगी, तो इसको भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहा जाता है। अर्थात मतलब ये हुआ कि या तो डायरेक्ट सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बन जाए, या फिर सिंगल पेरेंट से पहले गैमीट बने और गैमीट से फिर ऑफस्प्रिंग बने। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि व्हेन द टू पेरेंट्स, कौन कौन से टू पेरेंट्स होने चाहिए, अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए उनको, दोनों को, अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स को। आल्सो इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि दो पेरेंट्स होने चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि दो पेरेंट्स होने चाहिए और दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। एक नर होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मेल पेरेंट से मेल गैमीट बनता है, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमीट बनता है, और दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करके जायगोट बनाते हैं, और जायगोट से फिर नए इंडिविजुअल्स की या नए ऑफस्प्रिंग की संतान की उत्पत्ति होती है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात इसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में दो पेरेंट्स होते हैं, या दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और दोनों से एक एक मेल गैमीट और मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, और वो आपस में फ्यूज़न करते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़न करते हैं। इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस संभव हो पाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही अंतर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बन जाती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, और दोनों पेरेंट्स के संयोजन से ही, दोनों के पार्टिसिपेट से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। एक और शब्द है क्लोन। क्लोन जो शब्द है, ये जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंडिविजुअल हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, जो भी इंडिविजुअल हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब ये होता है कि उनके जो जीन हैं वो और समान होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। उनकी संरचना जो है, बाह्य संरचना जो है, वो सब कुछ एक जैसी होगी, जिसे हम ट्विंस भी कह लेते हैं। तो क्लोन का मतलब क्या होता है कि क्लोन का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स है और जो ऑफस्प्रिंग है वो आपस में एक दूसरे के समान होंगे, मार्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी समान होंगे। तो ये कहलाता है क्लोन। क्लोन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो ठीक है, क्लोन जो होता है वो क्या होता है कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग हैं, वो दोनों सिमिलर होते हैं जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली, वो कहलाते हैं क्लोन कहलाते हैं। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। एक तो फिशन द्वारा होता है। फिशन द्वारा भी तीन प्रकार से होता है। बाइनरी फिशन द्वारा होता है, मल्टीपल फिशन द्वारा होता है, और प्लाज्मोटॉमी द्वारा होता है। ये प्लाज्मोटॉमी लिखा है। दूसरा होता है बडिंग द्वारा होता है, तीसरा फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, और चौथा
स्पोरुलेशन द्वारा होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 4 विधियों के द्वारा होता है। पहला एक एक करके हम समझते हैं। पहला है फिशन। फिशन के माध्यम से हम समझते हैं फिशन में क्या होता है। फिशन का मतलब होता है कि टूटना, भागों में बँटना। तो फिशन में क्या होता है, बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है कि एक सेल 2 में, बाई मतलब 2, तो 2 में बट जाती है। मतलब एक पेरेंट जो होता है उससे 2 ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ऐसे फिशन को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। एक सेल जो होती है, एक पेरेंट्स जो होता है, उसके पहले तो उसमें न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाता है। उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 भागों में बट जाता है। फिर पूरा एनिमल ही 2 भागों में बट जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसमें बाइनरी फिशन, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, एनिमल का न्यूक्लियस है, वो कई न्यूक्लियस में बट जाता है। उसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियस से नए नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। इस प्रकार का होता है कि हम मल्टीपल फिशन कहते हैं, या फिर इसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। प्लाज्मोटोमी जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो कई न्यूक्लियस में पहले बट जाता है। उसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है, और प्रत्येक जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र हो गया है, वो एक इंडिविजुअल की तरह काम करता है, एक ऑफस्प्रिंग की तरह काम करता है, और प्रत्येक उस ऑफस्प्रिंग से नए नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। प्लाज्मोटोमी का मतलब ये होता है कि पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है, और वो विभाजन में क्या होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर, प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। जबकि लेकिन पूरी सेल का डिवीज़न नहीं होता, तब तक पूरी सेल का डिवीज़न नहीं होता जब तक कि न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र ना हो जाए। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर, मतलब फेवरेबल कंडीशन आने पर, प्रत्येक से नए नए इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। जबकि मल्टीफिशन में ऐसा नहीं है। मल्टीफिशन में क्या है कि पहले खूब सारे न्यूक्लियस बन जाते, कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है और नए नए इंडिविजुअल बनने शुरू हो जाते हैं। तो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जबकि प्लाज्मोटोमी जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसके बाद आता है बडिंग। बडिंग में जैसे ईस्ट में होता है बडिंग में क्या होता है कि एक कोशिका जो है, ईस्ट की कोशिका ये सेल्स जो है, ईस्ट की सेल्स से बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो बड लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसमें आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी उस बड में आ जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे बड बड़ी होने लगती है, ग्रोथ करने लगती है। ग्रोथ करने के बाद वह पेरेंट जो मेन सेल है उस सेल से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। तो बडिंग की प्रोसेस में पहले बड बनती है, और बड में न्यूक्लियस जाता है, बड में साइटोप्लाज्म जाता है, और धीरे धीरे उसे बड़े होने के बाद, ग्रोथ करने के बाद, ग्रोथ जो करती है वो पेरेंट सेल से लगे ही ग्रोथ करती है कुछ टाइम तक, और ग्रोथ करने के बाद वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है। इसको बडिंग प्रोसेस कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन माना है खंड खंड हो जाना। तो जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह, इनमें क्या होता है कि किसी वजह से टूटने से क्या इनके जो फिलामेंट होते हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, खंडों में विभाजित हो जाते हैं, और प्रत्येक खंड में कई सेल्स होती हैं। तो जो सेल्स होती हैं उन प्रत्येक सेल से फिलामेंट्स बनते हैं, और फिलामेंट से नए प्लांट्स का निर्माण होता है। तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब किसी तंतु का, किसी पौधे का कई खंडों में विभाजित हो जाना, और प्रत्येक खंड में पाई जाने वाली सेल्स से नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद लास्ट में आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है कि स्पोरुलेशन में स्पोर बनते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। स्पोरुलेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो उस समय सेल्स कई भागों में डिवाइड हो जाता है, और कई सारी सेल के अंदर न्यूक्लियस कई सारे भागों में डिवाइड हो जाता है, और कई सारी न्यूक्लियस बन जाती हैं। न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोप्लाज्म भी उनके साथ साथ विभाजित होने लगता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तब इन्हीं जो बाहर की जो लेयर है सेल्स की वो फट जाती है, और इन
इन न्यूक्लियस के साथ जो साइटोप्लाज्म एकत्र है उससे नए नए इंडिविजुअल बनते हैं। और प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। स्पोर की फॉर्मेशन होती है, मतलब सेल के अंदर जो है, पेरेंट सेल के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसमें साइटोप्लाज्म एकत्र हो गया सब तरफ, और उसके चारों तरफ एक एक लेयर बन गई, जिससे कि एक पूरा एक क्या बन गया, वो एक स्पोर बन गया। स्पोर का निर्माण हो गया। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड होकर इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र हो गया, और इनके चारों तरफ एक एक सेल बन गई। ये क्या बन गया, स्पोर, स्पोर बन गया। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब क्या होगा, ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में वहाँ वहाँ नए नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करेंगे। तो ये कहलाती है स्पोरुलेशन। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे अगर नए आए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी और भी वीडियो जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, और उस पर बाकी और वीडियोज़ भी डली हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।